नमस्कार और आप सभी का स्वागत। आज हम सामाजिक अध्ययन हमारे अतीत भाग 2 कक्षा 7वीं का इतिहास के अध्याय के बारे में हम जानकारी लेंगे। उसमें अध्याय पहला 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, ये भाग 3 और इस अध्याय का ये अंतिम वीडियो। अभी आप देखिए उसमें क्षेत्रीय क्षेत्रीय जो साम्राज्य थे वो कौन कौन से थे। अभी सन 700 से लेकर 1750 1000 वर्षों के बीच में कई सारे शासक भारत में हुए। अभी जैसा हम चोल वंश की स्थापना, दक्षिण भारत का ये राज्य है, तो विजयलय ने की 850 से लेकर 870 और 71 तक इनकी सत्ता थी और इनकी राजधानी थी तंजौर। तमिल और संस्कृत इनके साम्राज्य के भाषा थी। विजयलय की वंश परंपरा में लगभग 20 राजा हुए और 400 साल तक इनका शासन चला। विजयलय के बाद आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम जो काफ़ी शक्तिशाली शासक थे 985 से लेकर 1014, और राजेंद्र प्रथम, ये शक्तिशाली शासकों में इनका नाम आता है। इसके बाद आता है राजपूत राजवंश जो दिल्ली के तोमर, अनंगपाल, चौहान, पृथ्वीराज चौहान, उसमें 1175 से 92 ये राजपूत वंश के पृथ्वीराज चौहान का कार्यकाल आता है। और इसके बाद जो बड़ा कालखंड आता है तुर्की शासकों का, जिनको गुलाम वंश के शासक भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 में वो सत्ता में आ गए। कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तमश या इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन जो 1266 से 87 उनका कार्यकाल रहा है, उनके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। और इसके बाद आते हैं तुगलक, उसमें गयासुद्दीन तगलक, मोहम्मद तगलक, फिरोज शाह तगलक, जिनका कार्यकाल 1751 से 1388, ये फिरोज शाह तगलक का कालखंड है। और सैयद वंश आता है, उसके खिज खान, लोधी वंश के इमरान खान लोधी, जिनका 1526 में बाबर के साथ पानीपत में आमने सामने का युद्ध होता है। और उसके बाद ये सुल्तान वंश की समाप्ति होकर मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की जाती है और उनका कार्यकाल 1526 से 1530 जो आगरा में उनका मृत्यु होता है। उसके बाद सत्ता आती है हुमायूं के पास। उसके बाद उनका बेटा अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, जो सबसे शक्तिशाली शासकों में औरंगजेब का नाम आता है, उनका कार्यकाल 1658 से 1707 का आता है। तो इस तरह हमने कई सारे शासकों के नाम देखे। अब उसमें दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के बारे में यदि हम देखते हैं तो उसमें 1266 से लेकर 1287 ये उनका कार्यकाल है। अभी हम लोग ये बलबन का फोटो आप देख सकते हैं। उसमें बलबन, इनका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन, बहाउद्दीन इनका नाम है और ये इल्बारी तुर्क थे। दिल्ली सल्तनत का ये गुलाम वंश के शासक थे। उनको इल्तुतमिश ने उनको खरीदा था और रजिया सुल्तान के दरबार में इनका काफ़ी प्रभाव था। बलबन का पारसी कवि अमीर खुसरो थे। अभी अमीर खुसरो इनके दरबार में थे और ये अल्तमश के वो दास थे। और ग्वालियर जीतने के बाद अल्तमश ने इनको खरीदा था और ये काफ़ी अपने स्वामी के प्रति एकनिष्ठ थे और इसलिए उनका काफ़ी महत्व भी बढ़ गया। आगे आप देखेंगे कि इनका गयासुद्दीन बलबन के बारे में जो प्रशस्तियाँ हैं, अलग अलग प्रकार की प्रशस्तियाँ, उसमें एक संस्कृत प्रशस्ति में एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल, गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक ये फैला हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि ये काफ़ी शक्तिशाली शासकों में इनका नाम आता है। अब इसके बाद जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आता था, ऐसा भी इनका कहना है। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात के अधीन विभिन्न भागों पर उनका अपना शासन था और उनके सेना के सामने दूसरे शासक पलायन करते थे, इतने वे शक्तिशाली थे। अब ये इस तरह का प्रशस्ति पत्र में बताया गया है।
लेकिन इतिहासकार इस विजय के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण बताते हैं कि इस तरह गयासुद्दीन बलबन ने दक्षिण भारत को भी अपने कब्जे में लिया था, लेकिन दिल्ली के आसपास का एक क्षेत्र और बाकी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। आप ये मानचित्र 3 में आप देखिए, मिस्र के शहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अफसर की ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले उनके जो प्रांत थे उसके बारे में बताया गया है। अभी आप देखते हैं कि मोहम्मद तुगलक का जो कार्यकाल है वो 1324 से लेकर 1351 के बीच आता है। अभी आप यहाँ देखिए, आज का ये पूरा भारत का मानचित्र आप वर्तमान मानचित्र के साथ जोड़ते हैं तो उसमें ये सिविस्तान आता है। कुछ भागों को हम देखेंगे जो पाकिस्तान के अंदर आता है, उच्च है, मुल्तान है, वो पूरे पाकिस्तान में है। और यहाँ पर उन्होंने लगभग जो है माबार, द्वार समुद्र, तेलंगाना, देवगिरी, गुजरात, ये पूरे प्रदेशों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, यह मोहम्मद तुगलक ने। और मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से ले आकर उन्होंने देवगिरी औरंगाबाद में भी स्थापित की थी। उसके बारे में भी आपको मालूम है, जैसा कि सोने चांदी के सिक्कों की जगह पर तांबे के सिक्के उन्होंने बनाए थे। और तो इस तरह के उनके प्रयोगों के बारे में आपको आगे भी आएगा। अभी आप देखिए, ये अमीर खुसरो ये बलबान के दरबार में भी थे और इनका जन्म 1253 से में होता है और ये 1325 में इनका मृत्यु होता है। भारत में ही ये इनका जन्म होता है, उत्तर प्रदेश में। 14वीं सदी में दिल्ली के निकट रहने वाले प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार, उनका परिवार राज दरबार से संबंधित था। स्वयं अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासन उन्होंने देखा था, इतना लंबा पीरियड उन्होंने देखा है। अमीर खुसरो पहले कवि जिन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग किया था, जैसा कि हमने हिंदुस्तान शब्द के बारे में इसी में देखा है कि उसका अर्थ, जैसा कि दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, पंजाब और हरियाणा और गंगा और ब्रह्मपुत्रा के जो आसपास का क्षेत्र है वह हिंदुस्तान के अंदर आता था। उसके बारे में हमने इसी अध्याय के भाग 1 में देखा है। हिंदी और फारसी में उन्होंने लिखा, वो हिंदी में जो है खुल्लम खुल्ला बोलते थे और उन्हें खड़ी बोली का आविष्कार का श्रेय भी अमीर खुसरो को जाता है। उनकी पहली जो रचना थी किरान उस सादेन, जो 1289 में उन्होंने लिखी थी, और उनका पारसी ग्रंथ था तो तुस्सिग्र यानी बचपन का तोहफा। तो इस तरह यह काफ़ी मशहूर व्यक्ति है और वह सूफी रहस्यवादी थे। निजाम औलिया उनके गुरु थे और वो उनको कव्वाली के पिता के तौर पर भी इनको जाना जाता है। और इन्होंने लगभग 99 अपनी रचनाएं लिखी, लेकिन 20-22 रचनाएं उनको मिलती है। तो ये अमीर खुसरो ये कवि भी थे, शायर भी थे और काफ़ी जानकारी इन्होंने लिख कर रखी है। अब ये अमीर खुसरो ने 1318 में एक बात का गौर ये आप रिसोर्स से देख सकते हैं, इस देश के हर क्षेत्र को एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री जो दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी, आंध्र प्रदेश, गुजरी, गुजरात, मबारी, तमिलनाडु, गौड़ी, बंगाल, अवधी, पूर्वी उत्तर प्रदेश और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली यह भाषा है। अब उसमें अमीर खुसरो ने आगे बतला है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, एक प्राचीन भाषा है और जिसे केवल ब्राह्मण लोग जानते थे। आम लोगों को इस तरह की भाषा संस्कृत बोलना नहीं आती थी। अभी उसमें आप देखेंगे कि अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची, अभी आप देख सकते हैं कि कई सारी भाषाएं उस समय चलती थी, संस्कृत भी चलती थी, लेकिन यह आम लोगों की भाषा नहीं थी, उसको ज़्यादातर ब्राह्मण जानते थे और इसलिए इस भाषा का आम पब्लिक जनता के अंदर उसका प्रचार प्रसार काफ़ी कम हुआ। अभी आप ये देखिए 18वीं सदी के अन्य क्षेत्रीय राजाओं की स्थिति उस समय क्या थी। जैसा कि हमने देखा 1707 में औरंगजेब बादशाह का मृत्यु होने के बाद जो दिल्ली के तख्त पर अलग अलग शासक आए, लेकिन वो इतने शक्तिशाली नहीं थे। तो उसके पीछे कारण था जो क्षत्रिय प्रादेशिक क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब, हैदराबाद का नवाब। तो इन लोगों ने केंद्रीय सत्ता को राजस्व देना बंद कर दिया, उनके हुक्म मानने बंद कर दिए, लेकिन वो उनकी इज्जत ज़रूर करते थे। और जिसके कारण आने वाले शासकों की स्थिति काफ़ी जो जैसा कि औरंगजेब या जहांगीर,
या शाहजहां, इनका हम जब नाम लेते हैं तो इन शक्तिशाली शासकों में नाम आता है। 18वीं सदी में मुगल वंश का पतन ढलान पर था। जैसा कि हमने बताया कि औरंगजेब बादशाह की मृत्यु के बाद जो अन्य शासक बाद के आए वो इतने शक्तिशाली नहीं रहे, और उसी समय फल क्षत्रिय राज्य फिर से उभरने लगे। जैसे अंग्रेजों ने, आप जानते ही है, प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव ने तो वहाँ बंगाल के नवाब को उन्होंने हरा दिया। जैसा कि अली खां के मृत्यु के बाद 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के गद्दी पर आए, लेकिन उनको प्लासी की लड़ाई का सामना करना पड़ा, और उसके बाद मीर कासिम को उन्होंने छल कपट से, षड्यंत्र से उनको उन्होंने वहाँ का नवाब बना दिया, क्योंकि वो इस युद्ध में लड़े नहीं। ऐसा उसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। 1764 के बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र राजस्व के रूप में उनको मिला था, और इसलिए अंग्रेजों की ताकत वह बढ़ रही थी। इसके अलावा मराठों की ताकत, इधर पश्चिम भारत में उनकी भी काफ़ी शक्तिशाली ताकत थी। पुणे के पेशवे ये काफ़ी शक्तिशाली थे। इधर पंजाब और उनकी जो राजधानी थी लाहौर, राजा रणजीत सिंह, ये भी काफ़ी शक्तिशाली थे। इसके अलावा जाट भरतपुर में उनका अपना राज्य था, और जो सूरजमल जाट का नाम आता है, बंगाल, हैदराबाद और अवध के नवाबों के बारे में उसमें कई सारी जानकारी मिलती है। लेकिन वर्षों से सर्वक्षत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था, उससे क्षत्रों की प्रकृति बदल गई थी। जो क्षत्रिय शासक थे कई ताकतवर थे, एक राजा दूसरे राजा के ऊपर राज्य हासिल करने का प्रयास कर रहे थे। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चल रहा था, और उन राज्यों की बहुत से बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इन क्षेत्रों की परंपराएं अलग तो कुछ समान थी। अब देखिए, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब, हैदराबाद का नवाब, तो उनके जो शासन व्यवस्था थी वो मुगलों से लेकर थी। जैसा कि आपकी उनके राजस्व वसूल करने की पद्धति एक जैसी थी, उनकी परंपराएं एक जैसी थी। तो कुछ क्षत्रिय राजाओं के, हर एक राजा के अपने अपने परंपराएं अलग अलग प्रकार की थी, राजस्व अलग प्रकार का वसूल करते थे, उनके शासन व्यवस्था अलग प्रकार की थी। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। जैसा कि अभी हमने देखा अमीर खुसरो का, जो पिछले वाले अध्याय में स्रोत देखा कि अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की भाषाएं चलती थी। अभी आप देखिए 18वीं शताब्दी में राज्यों का जो गठन हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए, दिल्ली सिखों का था, इधर जो उनकी राजधानी लाहौर थी। यहाँ पर आप देखिए मराठों का जो है पूना में था, हैदराबाद का निजाम का था, इधर बंगाल में सिराजुद्दौला और उनका साम्राज्य था। इसके अलावा आप आगे देखिए, ये अवध के लखनऊ में उनका अपना शासन था। मालवा जैसा मराठों का बड़ौदा था, नागपुर था, ग्वालियर था। तो इस तरह ये छोटे मोटे राज्य भारत के अंदर कई सारे थे। तो आप ये देख सकते हैं मुगल साम्राज्य की यह बाहरी सीमा को आप देख सकते हैं, ये उनकी बाहरी सीमा थी, और इस बाहरी सीमा के अंदर ही कई सारे क्षत्रिय राजाओं का भी साम्राज्य था। अभी 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश क्षेत्रों को आप देख सकते हैं। ये देखिए, बक्सर की लड़ाई के बाद यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजों ने यहाँ अपना कब्जा कर लिया, और उसके बाद धीरे धीरे करके भारत के अन्य क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी विस्तार की नीति, सहायक संधि हो, इसके अलावा विलय नीति हो, या दत्तक विधान नामंजूर की नीति हो, अलग अलग प्रकार के जो गवर्नर थे उन्होंने नीतियों का भारत के अंदर शुरुआत की, और जिसके कारण 1947 तक कई सारे प्रदेश, क्षेत्र अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिए थे। आगे आप देखेंगे पुराने और नए धर्म की बात क्या है। 1000 वर्षों के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन न हुए, मतलब 700 से लेकर 1750 के बीच में। लेकिन दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल वैयक्तिक स्तर पर थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक था। अभी आप देखेंगे, लोग उस समय राजा लोग थे, मंदिरों का निर्माण उन्होंने किया, लोग इकट्ठा होते थे पूजा अर्चा के लिए, भक्ति के लिए। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय सामाजिक आर्थिक संगठन से संबंधित था। जैसा कि
दक्षिण भारत में भी इस तरह के मंदिरों का निर्माण किया, जो अलग अलग त्योहारों के समय लोग इकट्ठा होते थे, आते थे, मिलते थे। और कई लोगों को उसमें रोजगार, जैसा शिल्पकार है, माला बनाने वाला है, तो कई सारे लोगों को उसमें मंदिर जहाँ पर होते थे वहाँ उनको रोजगार के स्रोत भी मिलते थे। ऐसा कि आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, इस धर्म में भी महत्वपूर्ण बदलाव आए। अब क्या बदलाव आए? इन परिवर्तनों के कारण, जैसा नए देवी देवताओं की पूजा, और जैसा कि हमने बताया कि राजाओं ने अलग अलग जगह पर मंदिरों का निर्माण किया और वहाँ पर लोग आस्था या भक्ति की अवधारणा के रूप में वहाँ मंदिर में आते थे, पूजा करते थे। और ये मंदिरों राजाओं ने निर्माण किया। समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता, क्योंकि जो संस्कृत भाषा है, ब्राह्मण लोग काफ़ी ज्ञानी थे और संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा महत्व था, बड़ी इज्जत ब्राह्मणों की थी और वो संरक्षक थे। कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान था, अभिजात जैसे अन्य व्यक्ति को मदद का वह सहारा दे, तो इस तरह उनको सहारा भी मिलता था राजाओं के जरिए और वो उनका काफ़ी इज्जत भी करते थे। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, जो नए नए शासक जो बन रहे थे, मंदिरों का निर्माण कर रहे थे, मंदिरों में लोग आते थे, उनकी आस्था मंदिरों के प्रति, भगवान के प्रति होती थी और इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका काफ़ी दबदबा और भी बढ़ गया। इस युग में और एक नया परिवर्तन आ गया, भक्ति की अवधारणा। इसमें ईश्वर एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई थी जिस पर पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना भक्त स्वयं वहां पहुंच सके। मतलब पुजारियों के जो कर्मकांड है उसके बगैर लोग वहां पहुंचने लगे। एक अवधारणा आ गई जो आपका इसी किताब के अंतिम अध्याय में हम देखेंगे। उपमहाद्वीप के नए धर्मों का उदय। अभी आप देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर नए नए धर्मों का यह आगमन हुआ। जैसा कि हम कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारी और अप्रवासियों के जरिए हुआ। जैसा कि मोहम्मद बिन कासिम का नाम आता है, उसमें कई लोग व्यापार के रूप में भारत में यहाँ आते थे और उसके बाद लोगों का व्यापार के कारण लोगों का आना जाना हो गया। लोग अवसर की तलाश देखने के लिए भारत या दुनिया के अन्य जगह पर लोग जाते थे, आते थे और इस तरह धर्म का आगमन यहाँ हुआ। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। मतलब एक ही अल्लाह को, एक ही इनका भगवान है। मतलब मुस्लिम का ऐसा वो मुसलमान मानते हैं कि इसके अलावा दूसरा और कोई उनका भगवान नहीं है। जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाते हैं। जो भी कोई ऐसा व्यक्ति है, एक दूसरों पर प्रेम रखता है, करुणा और उदारता रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को गले लगते हैं। चाहे उस व्यक्ति के सामाजिक पृष्ठभूमि, वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, तो वो सभी लोग एक दूसरों को गले लगते हैं। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों, न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमाओं का संरक्षण करते हैं। जैसा कि हिंदू धर्म में पंडित लोग होते हैं, धर्म का वो अर्थ लगाने का काम करते थे, तो इस तरह ये उलेमा अपने धर्म के कुछ विषयों का वो अर्थ लगाते थे। हिंदू धर्म के भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग तरह की व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो मोहम्मद पैगंबर के दामाद अली को मुसलमान का विधि सम्मत नेता मानते थे। जैसा इस्लाम धर्म के अंदर दो प्रमुख पंथ माने जाते हैं, एक शिया और दूसरा सुन्नी। तो शिया जो है मोहम्मद पैगंबर के दामाद अली को मुसलमानों का नेता मानते हैं, तो जो सुन्नी है खलीफों के प्रभुत्व को वह स्वीकार करते हैं। जैसा कि इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म को नेतृत्व करने वाले खलीफा उनको कहलाता है और इनकी परंपरा आज भी चलती आ रही है। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत है कि विभिन्न परंपराओं में कई महत्वपूर्ण अंतर है। ऐसे धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर भी आपको भिन्नताएं मिलती है। अभी हम देखेंगे उसमें कि 19वीं सदी में, जैसा समय और इतिहास के कालखंडों पर हम यदि सोचते हैं, तो 19वीं सदी में अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल ने अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम का ग्रंथ लिखा और उन्हें
भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था और संस्कृति में कोई बदलाव नहीं आता। मतलब जो राजनेता का या राजा का जो धर्म होता है और उसके कारण ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं, लेकिन ऐसा बाकी अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई खास बदलाव नहीं आता। अतीत में अलग अलग कालखंडों की जो विशेषता यदि आप देखते हैं, शिकारी, जैसा कि प्राचीन कालखंड में शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर में कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, प्रारंभिक दौर में राज्य और साम्राज्य की बात प्राचीन कालखंड के अंदर आती है। मतलब उसमें जो मध्ययुगीन कालखंड की विशेषता और आधुनिक कालखंड की विशेषता उसमें नहीं मिलती है और धीरे धीरे करके नए नए प्रकार की प्राचीन संस्कृतियों का, सभ्यताओं का विकास हो रहा था। जैसा कि मेडिवल पीरियड को देखते हैं तो उसमें कृषक समाजों में विस्तार, जैसा कि लोगों ने जंगलों को साफ करके वहाँ खेती करना प्रारंभ किया और उसके बाद जो शक्तिशाली थे वो वहाँ प्रमुख बनने लगे, कोई कृषि करने लगे, क्षेत्रीय सामाजिक राज्यों का उदय होने लगा। प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और इनका इस्लाम के विकास और यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का भारत के आगमन हुआ। भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव आधुनिक कालखंड के साथ जुड़ता है। तो इस तरह आप देखते हैं ये हमारा अध्याय ये खत्म हुआ। आप सभी को धन्यवाद। अभी ये हमारा अंतिम वीडियो था। धन्यवाद।